नमस्कार दोस्तों। प्रिंस सिविल सर्विस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अनिरुद्ध सिंह कविया आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हम पिछली वीडियो में हमने जिस मुद्दे पे चर्चा की थी वो था राज्यपाल का पद, गवर्नर का पद। इस पद को चर्चा करने के लिए हमने क्यों चुना, उसकी वजह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग जो परीक्षाएं आयोजित करवाता है राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए जो भी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उन परीक्षाओं में विशेष तौर से आरएस जो राजस्थान की सर्वोच्च सेवा है उसमें राजस्थान का जो जनरल नॉलेज होता है, राजस्थान की जो सामान्य अध्ययन है उसके बारे में करीब करीब 35 से 40% उसको वेटेज दिया जाता है। तो हम इंडियन पॉलिटी का अध्ययन राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे थे क्योंकि कई ऐसी जानकारियां होती हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो पूरे इंडियन पॉलिटी के करीब करीब समान है हर राज्य में, लेकिन कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्चुअल जानकारियां, कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हैं जो राजस्थान के संदर्भ में थोड़ी विशेष हो जाती है। ठीक है, और राजस्थान के एग्जामिनेशन के अंदर उनको थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो हम राजस्थान की जो राज्य व्यवस्था है जिसमें गवर्नर आता है, राज्य की राजस्थान की विधायिका, राजस्थान की कार्यपालिका जिसमें गवर्नर, विधायिका, आपके विधानसभा, मुख्यमंत्री, इन सब पदों की चर्चा करते हुए, संवैधानिक पद अगर कोई है तो उन पे चर्चा करते हुए हम जो भारतीय राज्य व्यवस्था है या राजस्थान की राज्य व्यवस्था है उसमें राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो उसी के तहत हमने शुरुआत की थी राज्यपाल के पद से। और पिछले वीडियो में हमने राज्यपाल संबंधी जो बेसिक जानकारी थी कि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, क्यों उसको निर्वाचित पद नहीं रखा गया, जैसा कि संसदीय प्रणाली के अंदर नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका होती है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका सेंटर के अंदर राष्ट्रपति है और राज्य के अंदर गवर्नर है, और जो वास्तविक कार्यपालिका है केंद्र के अंदर प्रधानमंत्री है और राज्य के अंदर मुख्यमंत्री है। लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल में फर्क यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, अप्रत्यक्ष सही लेकिन निर्वाचन होता है। लेकिन राज्यपाल के संदर्भ में ये जो प्रक्रिया थी उसको नहीं चुना गया। ठीक है, इस प्रावधान को नहीं रखा गया संविधान के अंदर, और राज्यपाल के लिए निर्धारित किया गया कि राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होगा। तो हमने इसकी वजह जानने की कोशिश की थी कि क्या वजह थी राष्ट्रपति को पद को निर्वाचित की जगह मनोनीत करने की, नियुक्त करने की जो प्रक्रिया निर्धारित की गई संविधान के अंदर, उसके पीछे की वजह क्या थी। उसके बाद हमने पद की योग्यता वगैरह देखी थी, पद का कार्यकाल देखा था, 5 साल का कार्यकाल था, लेकिन वो पहले भी उसको हटाया जा सकता है, त्यागपत्र दे सकता है वो। योग्यताओं के अंदर में दिखा था 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके अतिरिक्त किसी लाभ के पद पर ना हो, संसद या विधानसभा का सदस्य ना हो। उसके अलावा कुछ परंपराएं भी देखी थी जिनका पालन आवश्यक तौर पर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन वो परंपराएं समय के साथ विकसित हुई हैं, अक्सर उनका पालन होता है, कई बार नहीं भी होता। तो उन परंपराओं में था कि जब राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा किसी राज्य में तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श किया जाएगा, और जिस व्यक्ति को राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वो उस राज्य का व्यक्ति नहीं होगा, उस राज्य का नागरिक नहीं होगा, निवासी नहीं होगा, सॉरी, उस राज्य से के बाहर का व्यक्ति होगा, ताकि उस राज्य की लोकल पॉलिटिक्स के अंदर उसका हस्तक्षेप ना हो पाए। ठीक है, तो अपने इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं राज्यपाल के पद के आगे की। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, 16 अप्रैल को प्रिंस कॉलेज सीकर की तरफ से एक स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट आयोजित करवाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन लोगों को एक अवसर प्रदान करना है जो नॉर्मल बीएससी या बीए के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं। नॉर्मली हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद कॉम्पिटिशन की तैयारी शुरू करते हैं, जैसे कि आईएएस और आरएस। लेकिन यहाँ पे प्रिंस कॉलेज के अंदर आपको एक अवसर मिल रहा है, जो लोग, जिन बच्चों ने अभी 12th कंप्लीट की है, 12th का एग्जाम दिया है और या पिछले साल भी दिया है, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं जो उनकी ग्रेजुएशन के साथ ही कंपटीशन की तैयारी करवा दे, ताकि ग्रेजुएशन जब उनकी कंप्लीट हो तब तक वो एक कंपटीशन का जो मार्केट है उसके लिए बेटर प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो आपको जो लोग इंटरेस्टेड उनको प्रिंस कॉलेज सीकर की वेबसाइट पे ऊपर रजिस्टर करना है और 16 अप्रैल का जो डेट है उसको एग्जाम होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे सवालों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं कि राज्यपाल के पद से संबंधित और प्रावधान क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। याद रखिएगा, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था प्रश्न को हमेशा 2 बार पढ़ना है, ताकि हम कहीं जो प्रश्न में पूछा जा रहा है उसका कुछ से कुछ अलग ही ना निकाल पाए। ठीक है, अगर प्रश्न पूछ रहा है कि सही उत्तर ढूंढना है तो आपको सही जो स्टेटमेंट है उसका पता लगाना है। अगर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है तो आपको उस हिसाब से प्रश्न को देखना पड़ेगा। ठीक है, हम कई बार पढ़ कुछ लेते हैं, प्रश्न का उत्तर कुछ और होता है। ठीक है, प्रश्न आपसे कुछ और ही जानना चाहता है। तो यहाँ पे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए।
ये हम जो क्वेश्चंस ले रहे हैं ये मोस्टली राजस्थान के प्रीवियस जो कंपटीशन एग्जामिनेशन है, आरएस या जो भी राजस्थान के अच्छे कंपटीशन एग्जामिनेशन है उनके अंदर आए हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो उन्हीं प्रश्नों को लेते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से भी आपका एक रिवीजन हो जाएगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह के सवाल आते हैं राजस्थान के एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखते हैं, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी संवैधानिक पद पर बैठने के लिए निश्चित रूप से आपको शपथ लेनी ही पड़ेगी। भारतीय संविधान के अंदर शपथ से संबंधित जो प्रावधान है वो तीसरी अनुसूची में दिए हुए हैं। आगे सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में है। ठीक है, निश्चित रूप से शपथ संबंधी प्रावधान संविधान की तीसरी अनुसूची में दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। लेकिन क्या राज्यपाल की शपथ तीसरी अनुसूची में लिखी हुई है, ये हम अभी जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा। बिल्कुल शपथ लेगा राज्यपाल। राज्यपाल कोई भी संवैधानिक पद हो, राष्ट्रपति का हो, प्रधानमंत्री का हो, आपके राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के जजेस हो, ये एक ऐसे पद हैं जिन पर बैठने से पहले व्यक्ति को शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, उस शपथ का प्रारूप क्या होता है, हम संविधान की रक्षा करेंगे, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करेंगे, देश की जो संविधान उसके प्रति निष्ठा रखेंगे। ठीक है, देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखेंगे, इस प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला स्टेटमेंट, राज्यपाल अपने पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा। बिल्कुल सही, राज्यपाल शपथ लेगा। ठीक है, शपथ का प्रारूप संविधान की तीसरी अनुसूची में है। अब तीसरी अनुसूची में शपथ तो दी हुई है दोस्तों, भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं, ठीक है, कभी 12 की 12 अनुसूचियों की अब हम अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन फिलहाल तीसरी अनुसूची की बात करते हैं। तो तीसरी अनुसूची के अंदर निश्चित रूप से शपथ का प्रावधान दिया हुआ है। लेकिन यहां प्रश्न यह है कि आपको किसके संबंध में बात करनी है, राज्यपाल के संबंध में हम बात कर रहे हैं। तो क्या राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की जो ओथ है वो तीसरी अनुसूची में दी हुई है क्या? मेन प्रश्न यह है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है, लेकिन क्या राज्यपाल की शपथ उसमें दी हुई है? तो दोस्तों तीसरी अनुसूची में राज्यपाल की शपथ का प्रावधान नहीं है। तीसरी अनुसूची किन लोगों की शपथ की बात करती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की शपथ की बात करती है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर्स की शपथ की बात करती है, जो लोग पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनकी शपथ की बात करती है, स्टेट मिनिस्टर्स की शपथ की बात करती है, राज्य मंत्री जो होते हैं राज्यों के, राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनकी शपथ की बात करती है। लेकिन तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल की शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तीसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और भारत के राज्यों के राज्यपाल जो हैं उनकी शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ दर्ज नहीं है। उनकी शपथ भारतीय संविधान के अलग अलग आर्टिकल्स में लिखी हुई है। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की शपथ आपको मिलेगी अंडर आर्टिकल 60। अनुच्छेद 60 के अंदर भारत की राष्ट्रपति का जो शपथ है उसका जो प्रक्रिया, उसका जो प्रारूप है वो दिया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट की शपथ आपको मिलेगी अंडर आर्टिकल 69। ठीक है, और उसी तरह गवर्नर, राज्यपालों की शपथ का जो प्रावधान है वो आपको मिलेगा आर्टिकल 159। ठीक है, राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी शपथ का जो प्रारूप है वो आर्टिकल 159 के अंदर। यही हमारा चौथा स्टेटमेंट कहता है कि शपथ की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। जी बिल्कुल, अनुच्छेद 159 के अंदर, 159 के अंदर राज्यपाल की शपथ का प्रारूप या प्रक्रिया दी हुई है। तीसरा स्टेटमेंट, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, या भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है। ठीक है, उसी प्रकार राज्यपाल जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख है, ठीक है, उसको शपथ कौन दिलाएगा? वो शपथ दिलाता है दोस्तों उच्च न्यायालय। उस राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उसी उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सेकंड सीनियर मोस्ट है। ठीक है, अगर मुख्य न्यायाधीश अनअवेलेबल है, किसी वजह से पद खाली है या उपस्थित नहीं है किसी वजह से, तो उसकी अनुपस्थिति के अंदर जो सीनियर मोस्ट है, सेकंड, ठीक है, वो राज्यपाल को पद की शपथ दिलाएंगे। तो स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट हो गया दोस्तों? ऑप्शंस क्या है? 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4 एंड 1 2 3 4। तुम्हारे ऑप्शंस क्या है? राज्यपाल अपना पद ग्रहण करता है, पहला करेक्ट है, तीसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है। तो 1 3 एंड 4 दैट इज द राइट आंसर।
ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान के राज्यपाल के बारे में बात की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? शक्तियों की बात हो रही है, गवर्नर्स की पावर्स की बात हो रही है, ठीक है। तो उन शक्तियों के अंदर कौन सी शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं है? ठीक है, जनरली राज्यपाल की बात हो रही है, राजस्थान यहां पे लिख दिया गया है। ठीक है, विधानसभा को आहूत करना, ठीक है, विधानसभा के सत्र को बुलाना, विधानसभा को आहूत करना, तो वो क्या है? क्या राज्यपाल को शक्ति होती है कि विधानसभा के सत्र को आयोजित बुला सके, आहूत कर सके? जी बिल्कुल होती है। राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो प्रत्येक जब भी विधानसभा के चुनाव हो उसके बाद जो पहला जो सत्र हो, या प्रत्येक वर्ष में जो पहला सत्र होता है बजट सत्र, उसको आहूत करने की शक्ति राज्यपाल के पास होती है। उसके अतिरिक्त भी जब वो मुख्यमंत्री की सलाह से और भी सत्र बुलाना चाहे तो बुला सकता है। ठीक है, तो राजस्थान के राज्यपाल के पास विधानसभा को आहूत करने की शक्ति होती है। सेकंड, विधानसभा को स्थगित करने की, बाद में आते हैं, विधानसभा को विघटन करने की विधानसभा का सत्र, पहले आहूत कर रहा है अगर सत्र को, तो सत्र का सत्र अवसान कर सकता है क्या? ठीक है, इफ ही कैन समन द हाउस, कैन ही प्रोरोग द हाउस एज वेल? क्या सत्र अवसान भी कर सकता है राज्यपाल? जी बिल्कुल कर सकता है। ठीक है ना, राज्यपाल विधानसभा को आहूत भी कर सकता है और सत्र का अवसान भी कर सकता है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो द पावर ऑफ द गवर्नर। मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा निश्चित रूप से, जब तक कि मुख्यमंत्री को विधानसभा की बहुमत का समर्थन प्राप्त। ठीक है, अगर बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है तब राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करता है, अन्यथा राज्यपाल के ऊपर, ये राज्यपाल का दायित्व है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करे। ओके, तो विधानसभा का सत्तावसान करना, विधानसभा का विघटन करना, मान लीजिए मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर विधानसभा का विघटन करना है, या किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है और सरकार बनाने की जो गुंजाइश है, जो प्रोस्पेक्ट है, वो प्रोस्पेक्ट नहीं दिख रहे, तो ऐसी स्थिति के अंदर राज्यपाल क्या कर सकता है? विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पावर ऑफ द गवर्नर। लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? कौन सी शक्ति निहित नहीं है? तो इस स्थिति के अंदर बचा कौन सा? स्थगित करना। स्थगित करने का मतलब होता है दोस्तों, जब हाउस का सेशन चल रहा हो और किसी वजह से कोई हंगामा हो जाए या कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए हाउस के अंदर, तो हाउस को कुछ घंटों के लिए, कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया जाए। सत्र अभी चल रहा है, सत्र अवसान नहीं हुआ है, एक सत्र आयोजित हुआ है, बैठक को स्थगित करना कि आज सत्र में एक, जैसे मान लीजिए बजट सत्र है, अभी मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मार्च अप्रैल में बजट सत्र आता है, तो बजट सत्र चल रहा है, तो उस बजट सत्र में अगर कोई बैठक हो रही है, ठीक है, किसी बिल पर चर्चा करने के लिए, किसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उस बैठक में मान लीजिए हंगामा हो गया या कोई और वजह हो गई, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो हाउस का जो पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है, जो चेयर होती है, ठीक है, जैसे कि अगर विधानसभा है तो स्पीकर और विधान परिषद है तो चेयरमैन, अध्यक्ष, तो जो पीठासीन अधिकारी है उसको यह अधिकार होता है कि वो हाउस को स्थगित कर दे, ठीक है, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिनों के लिए, ठीक है, वापस वो आदेश दे सकता है कि वापस उसको बैठक को शुरू किया जाए। तो स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो राज्यपाल के पास नहीं होता। स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? पीठासीन अधिकारी के पास होता है। ठीक है, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, यानी कि जो, अगर केंद्र की बात करें तो लोकसभा में स्पीकर है, राज्यसभा के अंदर चेयरमैन है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। राज्य विधानसभा की बात करें तो अगर एक ही विधानसभा है तो स्पीकर होगा, अगर दो सदन है, द्विसदनीय विधायिका है, तो विधान परिषद के अंदर चेयरमैन भी होगा। तो स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो राज्यपाल के पास नहीं होता, वो किसके पास होता है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है, उस सदन के पीठासीन अधिकारी के पास। ठीक है, तो ये अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? हम सब लोग जानते हैं कि राजस्थान का जो एकीकरण था 7 चरणों में पूरा हुआ था, और अंतिम जो चरण था वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। ठीक है ना, जब अजमेर को जोड़ा गया था, अजमेर को राजस्थान का हिस्सा बनाया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 7वां चरण संपन्न हुआ था। लेकिन राजस्थान राज्य का जो गठन था वो करीब करीब माना जाता है कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एक जो वर्तमान स्वरूप है करीब करीब वो आ गया था। अजमेर नहीं शामिल हुआ था, सिरोही का कुछ हिस्सा नहीं हुआ था, लेकिन जो वर्तमान जो राजस्थान का मोटा मोटा स्वरूप है वो अस्तित्व में आ चुका था 30 मार्च 1949 को। ठीक है ना, इसीलिए राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाते हैं, ना कि 1 नवंबर। ठीक है, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि 30 मार्च 1949 को प्रेजेंट डे जो राजस्थान उसका एक बड़ा हिस्सा अस्तित्व में आ चुका था, बस अजमेर उसका हिस्सा नहीं था। तो 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था?
1 नवंबर 1956 की तारीख क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? सबसे पहले तो ये जानिए। ये हमने पिछले वीडियो में चर्चा करा था कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? 7वां संविधान संशोधन लागू किया गया था। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, ठीक है, किस लिए लागू किया गया था? इस संविधान संशोधन को लागू करने के पीछे जो मूल उद्देश्य था वो था राज्यों का पुनर्गठन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जब अंग्रेज देश छोड़ के गए थे तो हमारी जो राज्यों की जो सीमाएं थी वो कुछ तरीके से व्यवस्थित नहीं थी, तो राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने के लिए आंदोलन चले थे और उसी आंदोलनों के परिणाम स्वरूप अंत के अंदर 1 नवंबर 1956 को हमारी सरकार ने 7वां संविधान संशोधन पारित करके राज्यों का पुनर्गठन किया और देश के अंदर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। तो इसी के अंतर्गत इसी को लागू करने के लिए 7वां संविधान संशोधन हुआ था और इसी 7वें संविधान संशोधन के तहत एक पद का सृजन हुआ था, एक पद का क्रिएशन हुआ था और वो पद क्या था? राज्यपाल। राज्यपाल पद का सृजन हुआ था। ठीक है, वैसे संविधान में राज्यपाल संबंधी प्रावधान थे, लेकिन राजस्थान में जब 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का क्रिएशन हुआ था तब उससे पहले राजस्थान के अंदर राज्यपाल पद नहीं था। ठीक है, संविधान में राज्यपाल संबंधी प्रावधान थे लेकिन राजस्थान के अंदर राज्यपाल पद नहीं था 1 नवंबर 1956 से पहले। तब कौन सा पद हुआ करता था? राज प्रमुख का। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के अंदर राज प्रमुख का पद था। ठीक है ना, और 1949 से लेके 1956 तक ये पद था राज प्रमुख का। ठीक है, तो क्या करें, 1 नवंबर से 56 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता था? गवर्नर जनरल से? नो। राज्यपाल के नाम से? नो। राज प्रमुख के नाम से? जी हाँ। महाराज के नाम से? नो। ठीक है ना, 1949 से लेकर 1956 तक जिस पद को राजस्थान जब अस्तित्व में आया था 1949 में, तब से लेकर 1956 तक जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ था तब तक किस नाम से जाना जाता था राजस्थान राज्य के प्रमुख को? राज प्रमुख, ना कि राज्यपाल। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में राज्यपाल पद का सृजन हुआ और राजस्थान के अंदर एक आपके राज्यपाल पद बनाया गया और एक नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई। वो आगे देखते हैं अगले प्रश्न के अंदर। राजस्थान राज्य के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, सरदार हुकम सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह और सरदार गुरमुख निहाल सिंह। 4 ऑप्शन दोस्तों, राजस्थान राज्य के सबसे पहले राज्यपाल। बता चुका हूं आपको 1949 से लेके 1956 तक हमारे यहां पे कौन सा पद था? राज प्रमुख का। और राज प्रमुख कौन थे इस दौरान? 1949 से 56 तक हमारे जो राज प्रमुख थे वो थे महाराजा जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह। ठीक है, 1949 से लेकर 1956 तक हमने राजस्थान के अंदर महाराजा सवाई मान सिंह जो जयपुर के महाराजा थे उनको राजस्थान के राज प्रमुख का पद से नवाजा था, उनको सुशोभित किया था। ठीक है, तो ये राजप्रमुख का पद था। लेकिन सवाल क्या पूछा, राजस्थान राज्य के सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? हु इज द फर्स्ट गवर्नर? ही वाज नॉट द फर्स्ट गवर्नर। ये कौन थे? ये तो राज प्रमुख थे। कब से? 1956 से पहले। लेकिन राज्यपाल का पद तो 1 नवंबर 1956 को बना, तो उसके बाद राजस्थान राज्य के राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए? क्या सरदार हुकम सिंह थे? नो। संपूर्णानंद सिंह? नो। सरदार गुरमुख निहाल सिंह? यस। राजस्थान राज्य के सबसे पहले राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे। ठीक है, 1949 में राजस्थान बना था 30 मार्च 1949 को। तब से लेके 1 नवंबर 1956 तक कौन राजस्थान के राज प्रमुख थे? महाराजा सवाई मान सिंह। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को राज्यपाल पद का सृजन हुआ और तब राजस्थान के सबसे पहले राज्यपाल कौन नियुक्त किए गए? सरदार गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, इसी सवाल में हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के पहले 3 राज्यपाल कौन थे। ठीक है, इन्हीं ऑप्शंस में उनके नाम है। ये तो राज प्रमुख थे हमारे। सबसे पहले राज्यपाल सरदार गुरमुख निहाल सिंह हो गए। ये आपके 1956 से लेके 1962 तक
ठीक है, सरदार गुरमुख निहाल सिंह राज्यपाल राजस्थान के रहे थे। उसके बाद बने थे डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह। इनका कार्यकाल था 1962 से लेके 1967 तक। डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह, ठीक है, ये बीकानेर का जो डूंगर कॉलेज उसके प्रिंसिपल भी रहते हैं। अक्सर ऐसे सवाल आ जाते हैं राज्यपालों के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में, विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में, कुछ भी होता है तो संपूर्णानंद सिंह एक सवाल आया था तो कॉलेज लेक्चर के एग्जामिनेशन में शायद, कि इनमें से कौन से राजस्थान के जो बीकानेर का डूंगर कॉलेज है उसके प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह है जो डूंगर कॉलेज के प्रिंसिपल भी रह चुके हैं। और सरदार हुकम सिंह, संपूर्णानंद सिंह के बाद सरदार हुकम सिंह बने थे। सरदार हुकम सिंह 1967 से लेके 70 तक। ओके, तो राजस्थान के प्रमुख प्रथम 3 राज्यपाल कौन थे? ये राज प्रमुख थे। राज प्रमुख के बाद सबसे पहले राज्यपाल कौन बने? गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है, उसके बाद कौन बने? डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह 1962 से लेके 7 तक। फिर हुकम सिंह 67 से लेके 70 तक। ठीक है, तो ये राज्यपालों का क्रम था। प्रथम 3 राज्यपाल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ओके, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस अभिवादन से संबोधित किया जाता है? प्रश्न को एक बार फिर पढ़िए। नवीन प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल मतलब ऑफिशियल प्रोसीजर जो होता है किसी भी चीज को करने का, कोई रूल बना हुआ है, कोई प्रक्रिया बनी हुई है किसी ऑफिशियल या आधिकारिक कार्य को करने की। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत या अनुसार अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस अभिवादन से संबोधित किया जाता है? ठीक है, यानी कि पहले कुछ अभिवादन हुआ करता था, अब कुछ और अभिवादन होगा। ठीक है, इसी बारे में पूछा जा रहा है कि अब वर्तमान में कौन सा अभिवादन है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे 2014 के अंदर जो राज्यपाल थे हमारे श्री राम नाईक, राजस्थान के 2014 में राज्यपाल हुआ करते थे श्री राम नाईक। तो उन्होंने इस प्रोटोकॉल में परिवर्तन किया था। जब हम नवीन प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो पुराना प्रोटोकॉल था उसके अंदर जो परिवर्तन किया था वो हमारे 2014 में जो राज्यपाल थे राम नाईक, श्री राम नाईक, उन्होंने परिवर्तन किया था। और उस परिवर्तन के तहत राज्यपाल को जिस नाम से संबोधित किया जाता था, उनका नाम लेने से पहले जो कहा जाता था उनको, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना श्री श्री 1008 टाइप से चीजें जो होती हैं, ठीक है ना, श्री श्री 1008, महाराजाधिराज इत्यादि जो पहले टाइटल्स लगाए जाते हैं नाम लेने से पहले, ठीक है, राय बहादुर, ये सब चीजें जो होती थी, तो उस जो टाइटल था, वो जो अभिवादन था, उससे संबोधित किया जाता था, उसको परिवर्तन किया था। तो क्या परिवर्तन किया था? ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल हिंदी में। अब की बात हो रही है कि अब कौन सा टाइटल है, ठीक है, प्रेजेंट डे के अंदर। तो ऑनरेबल अंग्रेजी में, माननीय राज्यपाल हिंदी में, ठीक है, या द मोस्ट ऑनरेबल अंग्रेजी में, या अति सम्माननीय हिंदी में, ठीक है, या हिज और हर एक्सीलेंसी अंग्रेजी में, महामहिम हिंदी में, और लास्ट हिज और हर रॉयल हाइनेस अंग्रेजी में, या महाराजाधिराज या महारानी धीराज हिंदी में। तो इन चारों में से कौन सा टाइटल है जो वर्तमान में यूज किया जाता है? तो वर्तमान में दोस्तों टाइटल यूज किया जाता है हमारे राज्यपालों के लिए, वो है ऑनरेबल, ऑनरेबल गवर्नर या माननीय राज्यपाल, और उनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है? श्री। ठीक है, अगर पुरुष है तो श्री, अगर स्त्री है तो श्रीमती, स्त्री मतलब विवाहित है तो श्रीमती, और अविवाहित है तो सुश्री। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। वर्तमान में जो हमारे राज्यपालों के लिए टाइटल यूज किया जाता है, जिस अभिवादन से उनको संबोधित किया जाता है, उनका नाम लेने से पहले प्रोटोकॉल के तहत, ठीक है, तो क्या कहा जाएगा उनको? ऑनरेबल। जैसे कि मान लीजिए राज्यपाल कहीं आ जाए तो जो भी अनाउंसमेंट करने वाला वो क्या कहेगा? ऑनरेबल गवर्नर इज कमिंग, माननीय राज्यपाल पधार रहे हैं। ठीक है, ये कहा जाता है प्रोटोकॉल के तहत। तो ऑनरेबल अंग्रेजी में कहा जाएगा और हिंदी में क्या कहा जाए? माननीय राज्यपाल। इससे पहले क्या कहा जाता था? इससे पहले जिस शब्द का प्रयोग होता दोस्तों वो है हिज और हर एक्सीलेंसी या महामहिम। ठीक है ना, एक्सीलेंसी बेसिकली अंग्रेजों के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला शब्द था, तो हमने आज़ादी के कई सालों तक उसको घीसा, लेकिन अब हम कॉलोनियल जो मानसिकता है, उपनिवेशी मानसिकता, उससे पीछा छुड़ा के हम भारतीयता, हमारी जो पद है या हमारी जो राज्य व्यवस्था, उसकी भारतीयकरण करने के प्रयास के अंदर हमने इस पद को त्याग कर दिया और कौन सा पद अपना लिया, कौन सा नाम अपना लिया, अभिवादन अपना लिया? ऑनरेबल अंग्रेजी में या माननीय राज्यपाल हिंदी में। ठीक है, तो प्रेजेंट डे के अंदर राज्यपालों को इस नाम संबोधित किया जाता है। और ये चीज़ भारत के राष्ट्रपति ने भी कई बार डिस्प्लेजर दिखाया था इस मामले में, कहा था कि मुझे महामहिम ना कहा जाए, मेरे लिए ऑनरेबल शब्द या माननीय राष्ट्रपति का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया जाए, महामहिम ना कहा जाए, हिज एक्सीलेंसी।
ठीक है ना, वही औपनिवेशिक जो मानसिकता है वो झलकती है एक्सेलेंसी शब्द के अंदर। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इंपॉर्टेंट चीज, वर्तमान के अंदर राजस्थान के राज्यपाल को ऑनरेबल या माननीय राज्यपाल कहा जाता है, और उनके नाम के आगे क्या लगेगा, पुरुष है तो श्री, विवाहित स्त्री है तो श्रीमती, और अविवाहित है तो सुश्री। ठीक है ना, ये हमारा प्रोटोकॉल चेंज किया गया था 2014 के अंदर, हमारे जो राज्यपाल थे राम नाईक उन्होंने किया था। उसी प्रकार एक हमारे राज्यपाल आए थे राम नाईक के बाद, श्री कल्याण सिंह, तो उन्होंने भी एक प्रोटोकॉल में परिवर्तन किया था, उन्होंने अपने लिए गार्ड ऑफ ऑनर लेने से इनकार कर दिया था। ठीक है ना, कभी प्रश्न आ जाए तो गार्ड ऑफ ऑनर कल्याण सिंह जो हमारे श्री कल्याण सिंह जो हमारे राज्यपाल थे राजस्थान के, उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था कि मुझे गार्ड ऑफ ऑनर नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे आज की प्रश्नोत्तरी थी। हमने राज्यपाल पद को समझने का प्रयास किया, और राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से जो फैक्चुअल जानकारियां थी, जो तथ्यात्मक जानकारी थी, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जाना। आगे बढ़ेंगे राज्यपाल के पद के बारे में, और भी जानकारी अगर है तो हम उसके साथ आपके सामने पेश होंगे। टिल देन, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।